आ जाओ आ जाओ। H प्लस वाटर दिया हो सकता है, D प्लस वाटर, D प्लस D2O दिया हो सकता है। डाइल्यूट H प्लस मतलब H प्लस वाटर, डाइल्यूट D प्लस मतलब D प्लस D2O। एक और हम मैकेनिज्म बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि H प्लस के साथ वाटर लिया जाए, H प्लस के साथ कोई और NuH टाइप का न्यूक्लियोफाइल भी लिया जाएगा तो सेम वही मैकेनिज्म होगा जो वाटर के साथ हो रहा है। पिछले क्लास में हम रूल एक जनरल बताए थे कि इफ द मॉलिक्यूल हैज एनी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एंड इफ इट्स इंट्रामोलिकुलर अटैक कैन गिव 5 or 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम देन द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज मेजर। बताया था ये चीज, तो वो बात को ध्यान में रखना। और यहां पर एक और हम रूल बताएंगे रिलेटेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH। वो रूल आएगा इन दोनों सवाल में। खैर यहां पर देखो, सबसे पहले पाई बॉन्ड H प्लस गेन किया, पाई बॉन्ड H प्लस गेन करेगा, पहला कार्बोकैटायन यहां पर बनाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? H प्लस का गेन, पहला कार्बोकैटायन यहां पर बना है और उसके बाद वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और फाइनली क्या बचता है? OH। पहले तो ये बनेगा OH2 पॉजिटिव और उसमें से लास्ट में एक H प्लस निकल जाता है। वेरी सिंपल। D प्लस D2O, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड D प्लस को गेन करेगा, ऑब्वियसली D को यहां गेन करेगा, कार्बोकैटायन यहां बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल। और उसके बाद D2O अगर जुड़ा तो अल्टीमेटली यहां पर D और यहां पर क्या बन जाएगा? OD। क्लियर? इस केस में ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर मतलब यू विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर।
अब आया वो H+ MeOH टाइप का, है कि नहीं? जैसे वाटर जुड़ रहा था या D2O जुड़ रहा था, वैसे ही MeOH भी जुड़ेगा। पाई बॉन्ड सबसे पहले क्या करेगा? H+ का गेन करके कार्बोकैटायन, ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल जाकर कार्बोकैटायन के साथ जुड़ा तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा OMeH विथ पॉजिटिव। पहले OH2 पॉजिटिव होता था, है कि नहीं? Me की जगह H था, कोई बात नहीं, अब यहां से एक H+ निकल जाएगा, अल्टीमेटली द आंसर विल बी OMe जुड़ा हुआ इथर। क्लियर? मान लो यही अल्कीन को अगर हम लोग ले लेते हैं H+/H2S तो क्या आंसर लिखते हैं? पहले बनाते हैं कार्बोकैटायन, फिर सल्फर का लोन पेयर को लाकर जोड़ देते हैं, अल्टीमेटली एक H+ हटाने के बाद क्या बचता है? SH। क्लियर? डाइल्यूट H+, पाई बॉन्ड H+ गेन करा, कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबल 3 और 2 5 अल्फा H के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट H+? टेकन इन वाटर, बता चुके बाय डिफॉल्ट। वाटर यहां जुड़ेगा, ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन है, वाटर जुड़ेगा तो यहां क्या बनेगा? अल्कोहल, कायरल सेंटर, रेसमिक मिक्सचर, प्लस रेसमिक मिक्सचर। डाइल्यूट H2SO4 इज ऑल्सो H+ टेकन इन वाटर, है कि नहीं? पाई बॉन्ड H+ गेन करा, H+ गेन करने के बाद ये बना कार्बोकैटायन। अब इसके बाद 3 पॉसिबिलिटी ध्यान रखना। सवाल अगर बोलता है कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट वी विल गेट, ओके, द पॉसिबिलिटी इज कि वाटर यहीं पर आकर जुड़ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 4 मेंबर का रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़ो, गामा अल्फा को जोड़ दो, अल्टीमेटली इट विल बिकम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। और अगर इसके साथ अगर वाटर अगर आकर जुड़ा तो ये बन जाएगा OH यहां पर। दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये सिग्मा रेजोनेंस कर गया, सिग्मा रेजोनेंस करेगा तो कैसा बन जाएगा? ये हो सकता है कि वाटर यहां पर आकर जुड़ जाए और अल्टीमेटली OH इस कार्बन पे लगाए। 3 पॉसिबल प्रोडक्ट एंड 3 पॉसिबल प्रोडक्ट में दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। तो जहां पर भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन आए तो ध्यान रखना यही 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है। अगले में H+ वाटर, H+ वाटर, तो सबसे पहला कार्बोकैटायन कहां बनेगा? यहीं पर बनेगा। और दूसरा कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकता, ऐसा ना हो कि नीचे कार्बोकैटायन बना देना। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ही पहला कार्बोकैटायन बनेगा। हो सकता है कि ये रिंग एक्सपैंड कर जाए, रिंग का एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए तो 4 मेंबर का ही तो बनेगा ना। क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि ये रहता है 47%, ये रहता है 48%। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन ये 4 मेंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जो है। क्लियर? और बाकी के परसेंट कौन रहता? ये, इसलिए मैंने मेजर इसको कहा था। क्लियर? तो खैर ये हो गया। हो सकता है सिग्मा रेजोनेंस हो जाए, तो सिग्मा रेजोनेंस हो जाएगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब यार ये तीनों के साथ वाटर जाके जुड़ सकता है। 3 पॉसिबल प्रोडक्ट, कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल, दूसरा 4 मेंबर साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल, और तीसरा ये वाला प्रोडक्ट जो हम लोग बनाए। सेम प्रोडक्ट सेम है दोनों रिएक्शन में। और मेजर कौन? मेजर ऑब्वियसली ये, सॉरी यहां पर OH नहीं लगे, यहां OH लगेगा, ये तो कार्बन। समझ के कॉपी कीजिए यहां तक। अब देखो, वी नो दैट H+ इज अ इलेक्ट्रोफाइल,
जिसका एक इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा कुछ। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या OH, बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल, बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल। इससे पहले हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, OH H+ गेन कर लेता था, प्रोटोनेट हो जाता था। तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड को H+ दें कि OH को H+ दे के प्रोटोनेट कर दें। दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नियरली सेम एज दैट ऑफ OH, बट स्लाइटली ग्रेटर होता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू OH। सो रिमेंबर, OH will be protonated only if we get OH will be protonated in preference to carbon carbon double bond only if we get resonance stabilized carbocation, else C double bonded C will gain H+। समझो इसका मतलब क्या है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिसिटी और OH का न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति लगभग बराबर होता है, लेकिन कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिसिटी स्लाइटली ग्रेटर देन OH होता है। जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो और मान लो H+ आ जाए, तो हम किसे H+ देंगे, तो हम लोग OH को तब H+ दे के प्रोटोनेट करेंगे जब उसके निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन मिले वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड को H+ जाएगा। सेम चीज ऐसे सोचो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, OH भी है। क्या OH के हटने से कार्बोकैटायन जो मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मिलेगा? नहीं। इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OH CH2 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 CH पे पॉजिटिव CH3, पाई बॉन्ड को H+ हम लोगों ने दे दिया। पाई बॉन्ड को हम लोगों ने H+ दे दिया क्योंकि OH को प्रोटोनेट करके जो कार्बोकैटायन मिलता वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों ने कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को H+ दे दिया। क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? MeOH आके जुड़ने वाला है, लेकिन ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का लोन पेयर या OH इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के अटैक से इंट्रामोलिकुलर 5 या 6 मेंबर का रिंग अगर मिल सकता है तो रिंग वाला प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो हम पिछले क्लास में आपको रूल बताए थे। तो इस सवाल में दोनों रूल लग गया, एक तो किसे प्रोटोनेट करें, किसे H+ दे, पहला चीज, और दूसरा चीज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल वाला चक्कर। ऑक्सीजन आके अटैक मारा, जुड़ गया तो कितना मेंबर का रिंग, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन खुद 5, ऑक्सीजन को मिला के 5 मेंबर का रिंग। ऑक्सीजन के पास एक H भी है, अपना लोन पेयर देगा बॉन्डिंग में तो पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। किसे दिया है? 1 नंबर कार्बन को। ये 1 नंबर कार्बन है तो यही 5 नंबर ऑक्सीजन है, ऐसे नंबरिंग करेंगे तो। और 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है पहले से? एक मिथाइल। और उसके बाद क्या है? सीधे सीधे इसमें से एक H+ निकला, माइनस ऑफ H+, एंड द फाइनल आंसर इज दिस। हाँ, होने दो, रेजोनेंस तो हो रहा है। क्रॉस और एक्सटेंडेड तब लेते हैं जब 2 मॉलिक्यूल दिया जाए और दोनों में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। यहां तो अकेला मॉलिक्यूल है, क्या करेगा ये? प्रोटोनेट कर दिए, हटाए तो कार्बोकैटायन जो मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला मिलेगा ना। अल्टीमेटली CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH पे पॉजिटिव CH डबल बॉन्डेड CH2, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कराए, रेजोनेंस भी करा के एक बार चेक कर लिए कि यार कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला कि रेजोनेंस कराने के बाद वाला? पहला वाला कि रेजोनेंस कराने के बाद वाला?
पहला वाला कि रेजोनेंस कराने के बाद वाला? रेजोनेंस कराने के बाद वाला। क्यों? इट इज अ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दिस इज अ क्रॉस कॉन्जुगेशन, दिस इज मोर स्टेबल। यही एक तरह का रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंज करके ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन फॉर्म में आया। और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल लिए हो MEOH, ये MEOH यहां जाकर जुड़ जाएगा और उसमें से एक H+ निकल जाएगा, अल्टीमेटली OMe लगा देना है। फाइनल आंसर CH2CH, CH डबल बॉन्डेड CH, CH2 बॉन्डेड टू OMe। ये सवाल जेई का है, जेई में आया हुआ है रिसेंटली। क्या करेंगे अगले में? OH को दे H+ कि पाई बॉन्ड को? OH को देंगे, हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा? तो फिर क्यों दे रहे हो OH को इसे? बेंजीन के कार्बन पे कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं करता है। सबको पता है ये बात? क्लियर है? इसलिए ये पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा। पाई बॉन्ड H+ गेन करने के बाद कार्बोकैटायन यहां बनेगा, OH भी है। अब आया MEOH, MEOH एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के अटैक के पहले अगर ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें 5 या 6 मेंबर का रिंग दे सकता है, दैट रिंग वाला प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऑक्सीजन को जोड़ कर देख, मान लो ऑक्सीजन 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6, वी विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग। ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर्ड रिंग। ऑक्सीजन के पास एक H, ऑक्सीजन में पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड पे क्या था? एक मिथाइल था। अब इसमें से एक H+ निकल जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी, ये फाइनल आंसर। क्लियर? अगला 2 सवाल बिल्कुल टिपिकल सवाल है जो कि ध्यान में रखना। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है किटीन। CH2 डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O आर कॉल्ड किटीन्स। CH2 डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O व्हेन ट्रीटेड विद H+। यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो कि H+ को गेन करेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन करा। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर H+ गेन करा तो ये बन गया OH पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। पाई बॉन्ड को अगर खींचेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव Cl-। उस कार्बन पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड C। एक तो हो गया OH और एक हो गया Cl। ठीक है? इतना पार्ट है इनॉल। क्विकली इट विल टॉटमराइज। टॉटमराइज कैसे? H को इधर लेके जाएंगे, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो द आंसर इज CH3C डबल बॉन्डेड O Cl। किटीन गिव्स असिटाइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटमेंट विद HCl। किटीन्स गिव्स असिटाइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटमेंट विद HCl। क्लियर? चलो यही मैकेनिज्म जरा इस पे लगाओ तो। HCl एक्सेस पे क्या आंसर आना चाहिए? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज कॉल्ड C3O2। इनऑर्गेनिक में पढ़े हो? हाँ, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा?
अनहाइड्राइड है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले ये H प्लस गेन करेगा, बनेगा OH, Cl माइनस आकर जुड़ गया। यहां भी वही चीज होगा, ये है OH C Cl डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C OH Cl, इतना हो गया इनॉल। H इधर डबल बॉन्डेड इधर, ये भी हो जाएगा इनॉल, इसका भी H इधर डबल बॉन्डेड इधर। अल्टीमेटली C डबल बॉन्डेड OCl बॉन्डेड टू CH2 C डबल बॉन्डेड OCl। सेम मैकेनिज्म, जो ऊपर किए वही चीज आपको नीचे भी करना है। सबसे पहले कौन H प्लस गेन करेगा, ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। या तो तुम ऐसे समझो कि कार्बोकैटायन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट में कि राइट में। लेफ्ट में कार्बोकैटायन को मिलेगा बैक बॉन्डिंग, है कि नहीं। यहां कार्बोकैटायन बनाएंगे, H इसको देंगे, और यहां कार्बोकैटायन पे फिर वाटर को जोड़ देंगे, OH लगा देंगे। HCl वाले में एक सवाल किए हैं हम लोग, HCl का रिएक्शन HX का एडिशन किए थे ना पिछले क्लास में। पढ़ा लिखाई हो रहा है, पिछले क्लास का बात ही याद नहीं आ रहा तेरे को। ये देख 6 नंबर सवाल, सेम टाइप ही है, साइक्लिक में है, ये ओपन चेन है, बात तो बराबर है। लेकिन वहां पे हम लोग HCl ऐड किए थे, यहां पर H प्लस और वाटर है, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा सवाल में, रिएक्शन में। लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, यहां पर रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण MEO पे पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड CH, सिंगल बॉन्डेड CH2 नेगेटिव। यही कारण है कि ये H प्लस गेन करता है। बात वही है, कार्बोकैटायन यहीं पे बनाएंगे हम। पहले तुम बोल रहे थे कि कार्बोकैटायन यहां ज्यादा स्टेबल है सर, इसलिए H प्लस इसे दे दो और कार्बोकैटायन यहां बना दो, है कि नहीं है। बात वही है, यही गेन करेगा H प्लस गेन करने के बाद MEO पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट स्टेप में वाटर आएगा जुड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, वाटर इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। उल्टा सोच, वाटर आके अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव से एक H प्लस हटा देना है। तो MEO CH OH CH3, यही आएगा ना लास्ट में, है कि नहीं। शायद आपको पता हो, जब हम ऑर्गेनिक का रिएक्शन स्टार्ट किए थे पहला दिन, तो कुछ बेसिक बताए थे कि एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR भी अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पे एक OH और एक NH2 भी अनस्टेबल होता है। रीजन वॉज 4 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। नोट्स दिखाओ, तुमको हम आज फील करा देंगे। अच्छा, इसमें तो पूरा नहीं है, शुरू का है किसी के पास, एकदम शुरू का, तो आज जाके अपना नोट्स रिवाइज कर लेना। खैर, एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि ये 4 मेंबर का इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाता है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के इतने करीब आ जाएगा कि ये एलिमिनेट हो जाता है, ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकला तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर तैयार है उसको बैक बॉन्डिंग देने के लिए, इसलिए बाहर आ जाता है। MEOH को बाहर निकाल दिए, अल्टीमेटली यहां क्या बच गया? CH3 CH डबल बॉन्डेड O प्लस MEOH। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे एक कार्बन पे 2 OH है ना, तो ऐसे वाटर निकाल देना, माइनस ऑफ वाटर, ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड O। एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR है, तो ऐसे एक ROH, जैसे MEOH बाहर निकाल दिए, माइनस ROH, तो ये बन गया C डबल बॉन्डेड O। और इसमें भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा, कौन सा एटम पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसका हाइड्रोजन इसके साथ H बॉन्डिंग करता है, अमोनिया का हाइड्रोजन H बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाटर एलिमिनेट करते हैं हमेशा। अगर एक कार्बन पे एक OH और
एक NH2 हुआ तो अल्टीमेटली C डबल बॉन्डेड NH बन जाता है। Addition of HCl और HBr on conjugated dyne। थोड़ा ये थियोरेटिकल टॉपिक है, अच्छे से समझना। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, थियोरेटिकल सवाल फ्रेम होते हैं इस पे। Addition of HCl or HBr on a conjugated dyne, CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड CH2, ऐसे डाइन को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड। पाई सिग्मा पाई, दो डबल बॉन्ड और वो भी दो डबल बॉन्ड में रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर इस कॉन्जुगेटेड डाइन के सामने आया मान लो HCl, तो नो डाउट कोई एक पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा। यहां तो दोनों पाई बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है, किसी एक को आप इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल ना हो तो पहला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना है। ये तो रूल हर जगह ही है कि पहला कार्बोकेटायन हम लोग हमेशा हर जगह सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। पाई बॉन्ड H+ गेन कर लिया, ये बन जाएगा CH2 CH, CH पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू CH3। ठीक, ऑब्वियसली ये जो कार्बोकेटायन मिला है या ये जो इंटरमीडिएट मिला है, ये इंटरमीडिएट में रेजोनेंस है। पाई सिग्मा पॉजिटिव हो सकता है, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाए तो CH2 पे पॉजिटिव, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, ये दोनों इसके कैनोनिकल फॉर्म है। ऑब्वियसली अगर हम इसका हाइब्रिड अगर बनाने जाएं तो CH2 CH, CH, CH3, पार्शियल पाई, यहां भी डेल्टा प्लस और यहां भी डेल्टा प्लस, ये हो गया इसका हाइब्रिड। यस और नो? ओके। इसके बाद अगर इसके साथ ब्रोमीन Cl-, अब बारी है Cl- के आके जुड़ने का। Cl- अगर यहीं पे जुड़ गया तो CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH Cl, CH3, ठीक। और अगर Cl- इसके साथ जुड़ गया तो ये बनेगा CH2 Cl, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3। अरे ऐसे सोच, हाइब्रिड को देख, Cl- अगर यहां जुड़ गया तो ये प्रोडक्ट जुड़ भी सकता है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों नहीं जुड़ेगा। यहां भी जुड़ गया, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम इसको नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, तो ये प्रोडक्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि कार्बन 1 पे H गया है और कार्बन 2 पे Cl गया है। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। दिस विल बी कॉल्ड एज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अगर हम इसे देखें तो 1 नंबर पे H गया और 4 नंबर पे Cl गया, therefore दिस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ओके। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये दोनों कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? ये भी रेजोनेंस वाला, ये भी रेजोनेंस वाला, ये 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला। ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, दिस इज लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक। और अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट देखने को बोलूं कि फाइनल प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो यार फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कीन डेरिवेटिव। Cl के लगने से स्टेबिलिटी पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, स्टेबिलिटी का फर्क पड़ेगा किस पे? अल्कीन पे। ये अल्कीन का एक अल्फा H, ये अल्कीन का कम से कम 3 और 2 5 अल्फा H,
So the final product, this is more stable, and the final product, this one is less stable. Remember, the more stable product is called thermodynamically controlled product. That is called TCP. The less stable product is called kinetically controlled product. That is KCP. हमेशा ऐसा होगा कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का हमेशा लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का लेस स्टेबल प्रोडक्ट और लेस स्टेबल इंटरमीडिएट का मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो ध्यान रहे, टीसीपी का इंटरमीडिएट हमेशा लेस स्टेबल होता है और केसीपी का इंटरमीडिएट हमेशा मोर स्टेबल होता है। काइनेटिक रेट रिलेटेड, जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है उसको टीसीपी या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं, और जो प्रोडक्ट ज्यादा रेट से बनता है उसको हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। रिमेंबर, केसीपी फॉर्म्स एट अ फास्टर रेट बट इट इज लेस स्टेबल। केसीपी फॉर्म्स एट फास्टर रेट बट less stable. TCP forms at a slower rate but more stable. जिसका लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है वो केसीपी टीसीपी है, और जिसका मोर स्टेबल इंटरमीडिएट था वो केसीपी है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट हमेशा केसीपी देता है, फास्टर रेट से बनता है। लेस स्टेबल इंटरमीडिएट वाला हमेशा टीसीपी देता है, फाइनल प्रोडक्ट। वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है लेकिन बहुत ही स्लो रेट से बनता है। अब ये रेट का चक्कर हम तुमको अभी ग्राफ से समझा दे रहे, तुमको ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि हम रेट क्यों ज्यादा और कम बोल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां पर लाई कर रहा था CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड CH2, रिएक्टेंट प्लस HCl। पहला स्टेप RDS, सबसे बड़ा पीक। H प्लस का गेन करना ही तो RDS होता है, कार्बोकैटायन का बनना ही तो RDS होता है। यहां पर क्या मिला? CH2 CH CH, पार्शियल पाई डेल्टा प्लस, ये कार्बोकैटायन मिला। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन, एक तो ये पाथ से गया, ठीक है, और एक पाथ इसका ऐसा भी रहा ऐसे समझो। दो तरीके से हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है। एक का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है दूसरे से, इसका एनर्जी ज्यादा, इसका एनर्जी कम। इसका एनर्जी ज्यादा माने लेस स्टेबल, इसका एनर्जी कम माने मोर स्टेबल। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट वाला क्या दे रहा है? लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये मिला केसीपी, और ये वाला है टीसीपी। अगर हम यहां से एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो ये केसीपी वाले का एक्टिवेशन एनर्जी कम है और केसीपी वाले का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब इट विल गेट फॉर्म एट अ फास्टर रेट।
KCP always forms at a faster rate. At faster rate. And TCP forms at a slower rate. But TCP is more stable. TCP का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. तो सबसे पहला काम KCP TCP पहचानना. अल्कीन को देखकर हम लोग KCP TCP पहचानते हैं. एक बात गौर से सुन लो, 1,4 एडिशन वाला TCP होगा कोई जरूरी नहीं है. 1,4 वाला KCP भी हो सकता है, 1,2 वाला TCP भी हो सकता है. हम लोग KCP TCP कैसे पहचानेंगे? स्टेबिलिटी देखकर. जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल, जो फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल वो TCP कहलाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट लेस स्टेबल वो हर हाल में KCP कहलाएगा. देखिए ये दोनों जो पॉइंट का जो हम डिफरेंस जो दिखाए हैं यहां पर, ये उतना ज्यादा डिफर नहीं करता है. सोचना बहुत मैग्निफाइड लुक है. ये पॉइंट और ये पॉइंट में अंतर बहुत कम होता है. समझ में आ रहा है? खैर, यहां से यहां तक का जो ये स्टेप है, इट इज रिवर्सिबल, क्योंकि ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है. एनर्जी डिफरेंस अगर कम, मतलब कि वो प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल पाथ. दोनों स्टेप इज अ रिवर्सिबल पाथ. वेरी लो टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, एट अ वेरी लो टेम्परेचर. टेम्परेचर कम है मतलब कि मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम है. खुद सोचो कि यहां पर जो इंटरमीडिएट है उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत कम. उसके पास इतना एनर्जी नहीं रहेगा कि वो बड़े वाले एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार कर पाए. उसके पास एनर्जी कम रहेगा, वो छोटे वाले एक्टिवेशन एनर्जी को, बैरियर को पार कर करके फटाफट प्रोडक्ट बनाने लगेगा. एट लो टेम्परेचर द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस the higher potential energy barrier. Higher potential energy barrier. Therefore, KCP becomes major. Low temperature पे KCP becomes major. At very high temperature, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है कि दोनों बैरियर को आराम से पार कर जाएगा. तो जब दोनों बैरियर को आराम से पार कर जाएगा तो फिर वो किसको प्रेफरेंस देगा? ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देगा. जब वो दोनों बैरियर से आराम से निकल सकता है तो वो ज्यादा कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट देगा? ज्यादा किसको प्रेफरेंस देगा? स्टेबल प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देगा. एट हाई टेम्परेचर द एनर्जी इज सफिशिएंट. द एनर्जी इज सफिशिएंट टू क्रॉस both barriers. Therefore, TCP becomes major. अब देखो, तुम्हारे दिमाग में यह भी उठ सकता है सवाल कि सर एनर्जी भले ही ज्यादा है, दोनों को कूद सकता है, तो फिर भी वो छोटे वाले से ही तो ज्यादा कूदेगा. इसका यह मतलब थोड़ी है कि मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी अगर आ गया तो मतलब कहीं से भी जाएं. अभी भी तो अंतर है ही. अगर हाई एनर्जी है, दोनों को अगर क्रॉस कर सकता है वो आराम से, तो अभी भी यहीं से आसानी से जाएगा ना. इसीलिए हम तुमको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए कि दिस स्टेप इज रिवर्सिबल. लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. रिवर्सिबल का मतलब ए रिवर्सिबल बी, ए इज रिवर्सिबल सी. ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, लेकिन ए से बी भी रिवर्सिबल है और बी से ए से सी भी रिवर्सिबल है. ध्यान रहे, नो डाउट बी अचानक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, केसीपी जल्दी रेट से बनता है.
बी ज्यादा ही बनेगा हर हाल में। लेकिन चूंकि दोनों स्टेप रिवर्सिबल है तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये बी ए से शिफ्ट कर जाएगा सी की तरफ। अगर ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। दोनों स्टेप रिवर्सिबल होता है, जिस कारण से ये सारा केसीपी टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है स्लोली, क्योंकि टीसीपी इज ऑलवेज मोर स्टेबल। हाँ, क्या चीज? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये दोनों पॉइंट ये बोर्ड में देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। ये दोनों एक्चुअली बहुत पास है, ये दोनों बहुत ही पास है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा ना, यहां आने के बाद वापस नहीं जा पाएगा ना। अगर डिफरेंस अगर कम है तो ये रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है। तो एट हायर टेम्परेचर ऑलवेज टीसीपी इज मेजर, एट हायर टेम्परेचर ऑलवेज टीसीपी इज मेजर, एट लोअर टेम्परेचर ऑलवेज केसीपी इज मेजर। No temperature is mentioned, then always consider room temperature. अब देख, ये ब्यूटाडाइन के केस में हम टेम्परेचर का डेटा दे रहे हैं आपको। 1,3 ब्यूटाडाइन when reacts with HCl at -40 degree centigrade, then only it forms KCP major। CH2 डबल बॉन्डेड CH डबल बॉन्डेड CH2 HCl के साथ जब +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करता है तब जाकर हमें मिलता है TCP मेजर। तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है कॉन्जुगेटेड डाइन में और आपसे बोल दिया कि मेजर प्रोडक्ट लिख, तो सीधे रूम टेम्परेचर मानना। रूम टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 40 के करीब है, हमेशा TCP बनाना मेजर। If nothing is stated, always form TCP as measure. बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। डाइन के केस में -40 to +40। बिल्कुल, वो भी केसीपी एक जनरल टर्म है। एक टॉटमर भी केसीपी हो सकता है कि नहीं? काइनेटिकली कंट्रोल्ड टॉटमर, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड टॉटमर, वहां भी हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली ही बनता है। दो सवाल काफी। कौन से पाई बॉन्ड को देंगे कि पहला H+ सबसे ज्यादा स्टेबल, पहला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। कहां बना है कार्बोकटायन? यहां है? ये बोल रहे हो ये कार्बोकटायन बनाने के लिए? ये तो रेजोनेंस ही नहीं करेगा। हाँ, लेफ्ट वाला अगर बोल रहे हो तो कार्बोकटायन ऐसे बनाओ, यहां H दे दो, यहां कार्बोकटायन बना लो, तो ये वाला मिल सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्टेबल है ना, है कि नहीं? उसी तरह अगर हम राइट वाले को अगर हम H+ देते तो कौन सा कार्बोकटायन मिलता? राइट वाले को अगर हम H+ देते तो कौन सा कार्बोकटायन मिलता? ऑब्वियसली ये वाला कार्बोकटायन मिलता, है कि नहीं? बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है?
दोनों के दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, फिर भी कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री को छोड़कर 1 डिग्री पे जाएगा रेजोनेंस करके, और ये 2 डिग्री को छोड़कर आएगा 3 डिग्री वाले कार्बन पे रेजोनेंस करके, विच इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली वी विल गिव दिस पाई बॉन्ड एज H+ फर्स्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल पॉसिबल कार्बोकैटायन बनाना है तो क्या बनेगा? सबसे पहले CH3CCH3 डबल बॉन्डेड CH पे पॉजिटिव CH3, ये बना। रेजोनेंस अगर करा दिए तो पाई सिग्मा पॉजिटिव CH3CCH3 पॉजिटिव CH डबल बॉन्डेड CH3, यही 2 कार्बोकैटायन पॉसिबल है। अब इसीलिए 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है। Cl यहीं जुड़ जाए तो CH3CCH3 डबल बॉन्डेड CHCl CH3 प्लस CH3CCH3 Cl CH डबल बॉन्डेड CH3। बता कौन है KCP, कौन है TCP? कौन है KCP, कौन है TCP? तो अल्कीन का स्टेबिलिटी देखकर बताएंगे। 3 3 6 और एक 7, यहां पे 3 0, कौन ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली ये TCP आया, और ये TCP वाला ही 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, ध्यान दो। इसलिए मैंने ये एग्जांपल कराया। थोड़ी देर पहले हम बोले थे कि 1-2 वाला KCP भी हो सकता है, TCP भी हो सकता है। 1-4 वाला भी KCP भी हो सकता है। KCP TCP 1-2 1-4 पे डिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेबिलिटी देखना है। जो ज्यादा स्टेबल वो TCP है, हो सकता है 1-2 हो सकता है 1-4। इस केस में 1-2 आ गया और KCP आ गया 1-4 एडिशन वाला। टेम्परेचर मेंशन नहीं करता, TCP को मेजर प्रोडक्ट घोषित कर देते। समझ में आ रहा है बात? अगला pi bond will take H+, both pi bond are identical, कार्बोकैटायन इसके साथ Cl जोड़ दिए तो ये बन गया। अगर हम रेजोनेंस करा लेते तो कार्बोकैटायन ये बन जाता, और तब हम Cl जोड़ते तो ये बन जाता। One of the very good example where KCP TCP becomes identical. यहां पर दोनों KCP है, दोनों TCP है। यहां KCP TCP का चक्कर ही नहीं है। We'll get only one possible product. आइडेंटिकल ही तो है, अंतर थोड़ी है। तो KCP TCP आइडेंटिकल भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही प्रोडक्ट है तो काय का बात करेंगे। जब 2 चीज होता है तब बात करते कौन अच्छा कौन खराब। एक ही चीज है हाथ में, अच्छा हो या खराब। हाँ, क्या करोगे? टेम्परेचर देगा तो तीसरा बना दोगे? हैं? मान लो टेम्परेचर दे दिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम कौन सा बनाते? मैंने कौन सा बनाते हैं हम ये पूछ रहे हैं। मैंने ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है ना? तो फिर क्यों पूछ रहे हो ये सवाल कि टेम्परेचर दे देता तो क्या करते? यही बनाते। नहीं देता टेम्परेचर तो क्या करते? यही बनाते। बात कैसे करेगा वो? गधा थोड़ी है देने वाला। देने वाला तो IIT का प्रोफेसर है? तुम अल्टीमेट टाइप का सोच रहे हो क्या उसे? चलो थोड़ा सा आइडिया हम देंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म का, और उसके बाद इसी के साथ हम लोग अल्काइन का भी खत्म कर देंगे रिएक्शन, है कि नहीं? जैसे हम लोग अब तक क्या पढ़े? अल्कीन पे HX का रिएक्शन, अल्कीन पे H3O+ का रिएक्शन, यही 2 मेन रिएक्शन पढ़े हैं अभी तक। क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाते थे, रीअरेंज करते थे। HX होता था तो लास्ट में X जोड़ देते थे, अगर वाटर होता था तो लास्ट में OH लगा देते थे। और एक हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में पढ़े। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन
mechanism. Non-classical carbocation mechanism happens when the reagent is non-polar or slightly polar. मान ले एक अल्कीन R1CH डबल बॉन्डेड CHR2 और हम लोग एक रिएजेंट ले लिए ENU, वेरी लेस पोलर या नॉन पोलर मान ले इसे, Cl बॉन्डेड टू Br, Cl बॉन्डेड टू Br ठीक है पोलर है, लेकिन कितना पोलर है? नियरली नॉन पोलर, दोनों ही हैलोजन है। समझ में आ रहा है? हम फिर भी ENU ही बोल रहे, लेकिन बहुत ही कम डेल्टा प्लस और बहुत ही कम डेल्टा माइनस। अब ये डेल्टा प्लस इतना सफिशिएंट नहीं है कि पाई बॉन्ड को कंप्लीटली पोलराइज कर पाए। ये पाई बॉन्ड को कंप्लीटली पोलराइज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड नो डाउट अट्रैक्ट होगा इस इलेक्ट्रोफाइल से। देखो ध्यान देना, R1CH सिंगल बॉन्डेड CHR2 इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया। इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल को पाई बॉन्ड अट्रैक्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड ही पोलराइज कर रहा है इस बॉन्ड को। पोलराइजेशन के बाद ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है और अल्टीमेटली R1CH CHR2 E पे पॉजिटिव इस तरीके का एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं, या इसे हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, पाई कॉम्प्लेक्स, और ऐसे स्पीशीज को ही हम लोग बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। रिमेंबर, if E has lone pair, then it will be called as non-classical carbocation। ध्यान रहे कि E के पास लोन पेयर होना मस्ट है। जैसे सारे हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। लोन पेयर वाला स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे तो ही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन पाता। देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो कैनोनिकल फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज अगर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर तो यहां पर भी डेल्टा प्लस है और यहां पर भी, कहीं भी फुल्ली फ्लेजेड +1 का चार्ज नहीं है, इसलिए ऐसा कार्बोकैटायन कभी भी रीअरेंजमेंट शो नहीं करता। दिस इज अ कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान दो, R1CH पे पॉजिटिव CHE विथ अ लोन पेयर R2, या R1CHE CH पे पॉजिटिव R2, यही इसके दोनों के कैनोनिकल फॉर्म है। कहने का मतलब, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब कार्बोकैटायन यहां पर भी हो सकता है, कार्बोकैटायन यहां पर भी हो सकता है। अगर ये बॉन्ड, अगर ये लोन पेयर इधर डोनेट कर दिया तो ये बन जाएगा, और उसके बाद ये बॉन्ड अगर इधर से टूट गया तो ये बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कार्बन पे भी हो सकता है, ये कार्बन पे भी हो सकता है, और ई पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। वेनेवर द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेनेवर द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। लेकिन ये ई के पास लोन पेयर होना मस्ट है, तभी हम उसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलेंगे, नहीं तो सिंपल ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे देंगे। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक कार्बन के साथ 100% नहीं जुड़ा। अरे 100% किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाता तो 100% कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बन ही जाता। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, पाई कॉम्प्लेक्स बना है। ये रिंग स्ट्रक्चर, 3 मेंबर का रिंग, समझ में आ रहा है? 3 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन, और न तो यहां कार्बोकैटायन फुल्ली डेवलप्ड है, न ही यहां कार्बोकैटायन फुल्ली डेवलप्ड है। इसका यही मतलब है।
कार्बोकैटायन यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज थोड़ा कहीं ज्यादा होगा, थोड़ा कहीं कम होगा। वहां थोड़ा डेल्टा प्लस ज्यादा होगा जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता। ऐसे सोचो, ये दो इसके कैनोनिकल फॉर्म और ये हाइब्रिड, ये दो जो दिखाया जा रहा है कि कार्बोकैटायन यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। यहां अगर है तो ये लोन पेयर इधर डोनेट हुआ तो ये बन गया, बॉन्ड टूट गया तो ये भी बन गया। समझ में आ रहा? तो कार्बोकैटायन या पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं भी +1 का चार्ज नहीं है। ऐसा कार्बोकैटायन कभी भी रीअरेंजमेंट शो नहीं करता। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल, अब देखो कौन से कार्बन के पास जाएगा? न्यूक्लियोफाइल तो आखिर कार्बन पे जो डेल्टा प्लस है उसी के पास जाएगा ना। कौन से कार्बन के पास जाएगा? जहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। जहां स्टेबल होता वहीं पे कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना। समझ में आ रहा बात? कि जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता वहीं पे डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दैट कार्बन, मान लेते हैं यहां पर विल अटैक दैट कार्बन। यहीं पर रूल लिखो, रूल है ये, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दैट कार्बन where the carbocation would have been more stable। जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता वहीं पे कार्बन पे अटैक करता है ये न्यूक्लियोफाइल, और ये रिंग ब्रेक कर जाता है और अल्टीमेटली R1CHNuCHER2 बन जाता है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली इस मैकेनिज्म में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाना है। जब कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाना है तो किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सीधे पाई बॉन्ड पे रिएजेंट को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने का तरीका ध्यान दो। क्या ये न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जिस तरफ एनसीसी बना है उसी तरफ से अप्रोच करेगा? अगर इधर बॉन्डिंग है तो इसके ऑपोजिट साइड में एंटी बॉन्डिंग होगा। तो आखिर ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में ही तो ऑक्यूपाई कराएगा ना। जहां खाली ऑर्बिटल है उधर ही जाएगा ना, और खाली ऑर्बिटल किधर है? इसके ठीक ऑपोजिट। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको हमेशा देखने में लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल नीचे से आया और न्यूक्लियोफाइल, रिमेंबर addition happening through non-classical carbocation mechanism is always anti-addition। याद आ रहा? सिन एंटी, याद आ रहा है? सिन एडिशन एंटी एडिशन, बस वही चीज है। अगर कोई मैकेनिज्म नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ा, फाइनल आंसर हमेशा एंटी एडिशन है। पाई बॉन्ड पे कैसे ऐड हुआ है? एंटी एडिशन तरीका से ऐड हुआ है। ठीक है? देख, ये तो जो रूल लिखा है ये मेजर प्रोडक्ट बनाने का है। न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक करेगा लेकिन यहां की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो यहां अटैक वाला प्रोडक्ट बनेगा माइनर, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहां से अटैक वाला बनेगा? उस कार्बन पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा। इतना बात याद रखना है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या हुआ सर? ठंडा लग रहा है? पंखा का स्विच कहां है? आओ 10 मिनट रुक जाओ।
चलो अल्काइन हम लोग देखेंगे बाद में, अल्कीन पहले हम लोग और 2-4 रिएक्शन खत्म करें इसका। अल्काइन पे भी आएंगे लेकिन एक साथ ही आएंगे अल्काइन पे। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म का पहला रिएक्शन, हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजनेशन, वेरी सिंपल, हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजनेशन करने के लिए रिएजेंट जो लिया जाता है वो X2 टेकन इन CCl4 लिया जाता है, वेर X इज नॉट इक्वल टू F एंड इट इज नॉट इक्वल टू I ऑल्सो। कारण बताएंगे। हैलोजनेशन सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, Cl2 CCl4 या Br2 CCl4, the solvent can be CH2 Cl2, CH2 Cl2 भी सॉल्वेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर रिएजेंट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये रिएजेंट हम लोग लेते हैं। क्लियर? मैकेनिज्म, RCH डबल बॉन्डेड CH2 टेकन along with X2 इन CCl4। रिएजेंट कैसा है? नॉन पोलर रिएजेंट है। हैलोजन क्या होते हैं? नॉन पोलर, है कि नहीं है? है कि नहीं है? पाई बॉन्ड एक हैलोजन को अट्रैक्ट किया, RCH CH2 XX डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में एक हैलोजन बाहर निकला, क्या बन गया यहां पर? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप जो X माइनस निकला था, दैट विल अटैक दैट कार्बन वेयर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। 2 डिग्री 1 डिग्री यहां अटैक कराए, रिंग को ओपन कर दिए, RCH X CH2। ओवरऑल इट इज अ एंटी एडिशन प्रोसेस। तो सर इतना चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हो यार? पाई बॉन्ड पे 2 हैलोजन ही तो लगाए, अल्टीमेटली सीधे ही बता देते कि पाई बॉन्ड पे 2 हैलोजन लगा देना है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाना है, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होना है। ये सब बात समझ में आ रहा? सर इस मैकेनिज्म का क्या जरूरत है? जब 2 हैलोजन आइडेंटिकल है दोनों को जोड़ देंगे। एंटी तरीका से बोल रहे हो तो एंटी तरीका से जोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। ब्रोमीन हो क्लोरीन हो, ज्यादा सोचना नहीं है। 2 Cl को जोड़ो, 2 ब्रोमीन को जोड़ो, लेकिन एंटी तरीका से जोड़ो। वो याद करो, वो 4 रूल जो हम डिराइव किए थे, सिस प्लस सिन एरिथ्रो, सिस प्लस एंटी थ्रियो, ये सब रूल याद है? बस वही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो, ये मैकेनिज्म मैं इसलिए चिल्ला रहा था कि अगर मान लो CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 टेकन along with ClBr CCl4। अब यहां तो किसी को भी कहीं भी जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देयरफॉर मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ClBr में कौन किसके ऊपर डेल्टा प्लस और किसके ऊपर डेल्टा माइनस है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और Cl जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा? पहली बात मतलब CH3 CH CH2 Br प्लस बनाएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और Cl माइनस आकर उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती। ऑब्वियसली 1 डिग्री 2 डिग्री यहां ज्यादा स्टेबल होता पॉजिटिव चार्ज, रिंग ऐसे ब्रेक कर जाता। और हमारा फाइनल आंसर Cl यहां जोड़ेंगे, ब्रोमीन यहां जोड़ेंगे, तब पूरा नंबर मिलेगा। अगर यहां Cl यहां Br तो पूरा तो छोड़ो, 0 भी छोड़ो, -2 मिलता है आजकल। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है।
कि कहां Cl को जोड़ना है और कहां Br। तो शॉर्टकट दिमाग में बिठा लो, पहले ही डिसाइड कर ले कौन न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल। सर, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहां Cl जोड़ देंगे, यहां Br जोड़ देंगे। क्लियर है ये चीज? चार, पांच, फटाफट इतना ही करो, बाकी होमवर्क खुद कर लेना। जो डाउट होगा अगले क्लास में पूछ लेना। चलिए बताइए इसका। अल्टीमेटली एक कार्बन पे ब्रोमीन, एक कार्बन। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, सवाल बहुत आपको टेम्प्ट करेगा ऐसे देकर। टेम्प्ट करेगा मतलब उसकाएगा, एक्सपेंशन कर दे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही केस जैसे हम लोग H+ वाटर देते तो H+ कार्बोकैटायन एक्सपैंड, एक्सपेंशन। यहां कुछ भी नहीं, नो रीअरेंजमेंट। दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, आंसर। समझ में आ रहा है ना बात? ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ना है, ब्रोमीन और आई को ही जोड़ना है, लेकिन कहां ब्रोमीन कहां आई। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां नेगेटिव चार्ज और आयोडीन पे होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पे जाता है? जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहां ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज के, यहां पर। लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट ऑब्वियसली। सिग्मा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस है कि नहीं? अगर यहां ज्यादा स्टेबल है तो यहां पे हम लोग ब्रोमीन को जोड़ेंगे, यहां पर आई को जोड़ेंगे। फाइनल आंसर CHI, CHBr, साइक्लोहेक्सेन। अगला बताओ। पहले तो कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन है इलेक्ट्रोफाइल? ब्रोमीन क्लोरीन। कौन है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन क्लोरीन।
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट, क्योंकि यहां से लग रहा है प्लस एम और यहां से कुछ भी नहीं लग रहा। प्लस एम कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है। सो द आंसर विल बी HO, बेंजीन का रिंग, CH, Cl, CH, Br, PH। पहला कहां पे, कहां पे? हाँ, न्यूक्लियोफाइल यही है ना। पहला ऑब्वियसली 2 ब्रोमीन लगाएंगे, लेकिन जैसे ही 2 ब्रोमीन लगेगा 2 कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। सिस अल्कीन प्लस एंटी एडिशन, सिस अल्कीन प्लस एंटी एडिशन, थ्रियो, CH3, CH3, HBr, BrH प्लस इमेज, रेसमिक मिक्सचर। देखो थ्रियो कैसे बना है, सिस प्लस एंटी, थ्रियो इनैंशियोमर। ये पता है कि नहीं है? पता है, सबको पता है। वही ट्रांस प्लस एंटी, ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो। अरे 2 ब्रोमीन ऐसे ही तो जोड़ोगे। ये फिशर बनाना है, ये फिशर, मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे, मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे, HBr। जैसे ही एरिथ्रो बना है बन गया मीजो। ओके, ओनली वन आंसर, इट इज अ मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। ये कर लोगे। मिथाइल और इथाइल का बनेगा फिशर, सिस प्लस एंटी, थ्रियो, HBr, BrH प्लस इमेज, रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस प्लस एंटी, एरिथ्रो। यहां पे मिथाइल और इथाइल है इसलिए मीजो नहीं बनेगा। इस पे डैश और वेज में बनाना, दोनों ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से आएगा। अगला बताओ, अगले में मिथाइल इथाइल का फिशर बनने वाला है। बताओ किस टाइप का अल्कीन, सिस प्लस एंटी एडिशन, थ्रियो बनाएंगे, थ्रियो बना दिए। अब कहां Cl कहां Br, कहां Cl कहां Br, तो ऑब्वियसली कौन है न्यूक्लियोफाइल, Cl। कौन से कार्बन पे जाके जुड़ेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती। यहां पर अल्फा H3, यहां अल्फा H2, यहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा, मैंने मिथाइल वाले कार्बन पे क्या जोड़ेंगे, Cl Br प्लस इमेज, रेसमिक मिक्सचर। क्यों हम बोले कि हैलोजनेशन में आयोडीन और फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है कि अगर आयोडीन जुड़ा भी तो पिछले क्लास में क्या रूल बताए थे, विसनल डाइआयोडाइड आर अनस्टेबल, और तुरंत आयोडीन निकल जाएगा और वापस वही अल्कीन मिल जाएगा, इसलिए आयोडीन नहीं जुड़ेगा। F पॉजिटिव की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी कर देता है। यहां पर आंसर मिलेगा CF, F, 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 F ऐड भी हुआ और F हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी, फ्लोरिनेशन इज ऑल्सो नॉट कैरिड आउट। समझ में आया रीजन कि वाई आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन इज नॉट कैरिड आउट बाय दिस प्रोसेस। इन फ्लोरिनेशन वी गेट अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, एडिशन प्लस सब्स्टिट्यूशन बोथ हैपेंस, और आयोडीनेशन में 2 आयोडीन लगेगा। विसनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल है इसलिए आयोडीन फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, दिस इज मच इलेक्ट्रोफिलिक देन Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव। छोटे साइज के एटम पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? F पॉजिटिव, देन Cl पॉजिटिव, देन Br पॉजिटिव, देन I पॉजिटिव. Therefore, rate of halogenation F2CCl4 is much greater than Br2CCl4 greater than iodine CCl4. हालांकि ये प्रोसेस हम लोग नहीं कराते, ये भी नहीं कराते. क्लोरीनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग. और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अल्कीन, ये सब हम बताए थे पिछले क्लास में. तो अगर Cl पॉजिटिव ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन पॉजिटिव से, तो क्लोरीनेशन विल बी फास्टर देन ब्रोमिनेशन प्रोसेस. क्लियर? चलो इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में.